नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप यूकेपीएससी पशुधन प्रसार अधिकारी लेक्चरर पीजीटी टीजीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 1 विस्तार से सॉल्व करेंगे। हर प्रश्न के साथ सही उत्तर और आसान व्याख्या मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर सीमित रहते हैं कहलाते हैं पोटैटो प्रकार, ओट प्रकार, वाटर लिली प्रकार के, सहतूत प्रकार के। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलबरी यानी कि सहतूत प्रकार का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया का स्थल है ग्रेना, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया और F1 कण। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्ट्रोमा में। निम्नलिखित में से किसे पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है? जोसेफ प्रिस्टले, स्टीफन हेल्स, रॉबर्ट हिल्स, एब ब्लैकमैन। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टीफन हेल्स। तो स्टीफन हेल्स को उनके कई प्रयोगों के लिए पादप शरीर क्रिया विज्ञान पादप कार्यकी का जनक माना जाता है। जूलियस वॉन सैकर्स ने सभी सूचनाओं को संकलित और प्रकाशित किया। पादप शरीर क्रिया विज्ञान पौधे के कार्य और व्यवहार का अध्ययन है, जिसमें विकास, चयापचय, प्रजनन, रक्षा और संचार की सभी गतिशील प्रक्रियाएं शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिदीय अनुकूलन नहीं होता? सतह पर उपस्थिति, मोमी परत, वायु ऊतक की उपस्थिति, कैम कार्यकी की उपस्थिति, तने में आधा त्वचा में हरित ऊतक कोशिकाओं की उपस्थिति। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायु ऊतक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा। तो वायु ऊतक की उपस्थिति मरुद्भिद अनुकूलन नहीं है। वायु ऊतक जलीय पौधा या हाइड्रोफाइट में पाया जाता है और ये ऊतक प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है और अवायवीय मिट्टी में स्थित जड़ों सहित अन्य भागों में इसके मुक्त प्रसार की अनुमति देता है। ये ऊतक पौधों को उपलावकता भी प्रदान करते हैं। सतह पर उपस्थित मोमी परत यानी कि वैक्सी जो कोटिंग होती है, कैम कार्यकी की उपस्थिति और तने की अधर त्वचा में हरित ऊतक कोशिकाओं की उपस्थिति भी अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, जड़ों में गोपक जन का निर्माण होता है रंभजन में, वल्कुट जन में, त्वचाजन से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वचाजन से यानी कि डर्मेटोजन से। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्पैडिक्स बहुत से स्पेस से घिरे रहते हैं? प्लांटेन, मक्का, अदरक, लिली। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेज यानी कि मक्का। आवर्त बीजों में अंड है, पूरी तरह से एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है, केवल बीजांड द्वार पर भित्ति द्वारा घिरा रहता है, केवल निभाग पर भित्ति द्वारा घिरा रहता है, भित्ति रहित होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवर्त बीजों में अंड केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है और फल भित्ति जो होती है वो 3 स्तर की होती है, एपिकार्प, ठीक है, और मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आइसोटाइप एक ही स्थान तथा त्वचा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक द्विक प्रदर्शन होता है में एक्स किसके लिए लिखा गया है? ठीक है, तो टोपोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप, पैराटाइप। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा, होलोटाइप।
होलोटाइप एक ऐसा स्पेसिमेन है जिसमें लेखक द्वारा प्रजाति का संग्रह किया जाता है और इसमें प्रजाति का नाम और उसके बारे में लिखा होता है। आइसोटाइप जो है वो होलोटाइप का एक डुप्लीकेट स्पेसिमेन होता है। पैराटाइप जो है वो एक स्पेसिमेन जिसमें टैक्सॉन का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होता है। और न्यूटाइप जो है यह स्पेसिमेन के बाद रिसर्चर के द्वारा होलोटाइप की जगह प्रस्तुत किया जाता है। और टोपोटाइप जो है ये स्पेसिमेन जिसमें प्लांट्स कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लैकिया अवस्था जिसमें जीवन चक्र मिलती है क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथिक्स, स्पायरोगायरा। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बॉलबॉक्स। प्लैकिया या बॉलबॉक्स के जीवन चक्र में मिलती है। प्लैकिया अवस्था बॉलबॉक्स के जीवन चक्र में मिलती है और जो बॉलबॉक्स है एक क्लोरोफाइट या हरा शैवाल है। यह 50,000 कोशिकाओं तक की गोलाकार कॉलोनियाँ बनाता है। ठीक है, कॉलोनीज़ में रहता है ये। 50,000 तक की कोशिकाओं की कॉलोनियाँ ये बनाता है। और बॉलबॉक्स में जो है अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन जो है वो गोनिडियम अनुदैर्ध्य विभाजन से गुजरता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शैवाल का एक वर्ग पाया जाता है? कैरा, फ्यूकस, सार्गेसम, बॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, पोरफायरा, एक्टोकार्प, यूलोथिक्स, सार्गेसम, लैमिनेरिया और ग्लेसिलेरिया। तो 10th का भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। तीनों ही शैवाल समूह का एक वर्ग क्लोरोफाइसी बनाते हैं। और जो हरा शैवाल है वो क्लोरोफाइटा डिवीजन का सदस्य है। इसमें 9,000 से 12,000 तक प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, 9 से 12,000 प्रजातियां इसमें पाई जाती है। आमतौर पे इसका जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के प्रभुत्व के कारण होता है। और ये जो हैं तालाब के पानी या खारे पानी या स्थलीय आवास आदि पे उगते हैं। और अधिकांश सदस्यों के पास जो होता है क्लोरोप्लास्ट में स्थित एक या एक से अधिक भंडार निकाय होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पायरोनोइड्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एक क्लोरोफिल ए युक्त शैवाल जिसका संचयी उत्पाद सबपुष्पी स्टार्च है तथा जिसमें कासाबी कोशिकाओं का अभाव है, इस वर्ग का सदस्य है पियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, लाल शैवाल, रोडोफाइसी या फिर पीत हरित शैवाल। तो 11th का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोडोफाइसी, लाल शैवाल। रोडोफाइसी में स्टार्च पाया जाता है और ये कैसा स्टार्च पाया जाता है, समपुष्पी स्टार्च। ठीक है। और ये एमाइलो पैक्टीन की तरह है, उच्च श्रेणी के पौधों में मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अत्यधिक शाखित होते हैं। समपुष्पी स्टार्च लाल शैवाल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट को बाहर दाने के रूप में इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा, कोशिकाओं के बाहर ये संरचना पे दाने के रूप में होगा। और ये जो है भोजन जो है लाल शैवाल में संग्रहित होता है। और शैवाल मुख्य रूप से किस वर्ग का है, इसमें रोडोफाइसी। बेंथिक शैवाल जो है पाए जाते हैं जड़ में, छाल में, कीचड़ में, स्नो में। तो बेंथिक शैवाल जो हैं वो जल में पाए जाते हैं। और बेंथिक शैवाल कई जीवों के लिए भोजन, ऊर्जा और आवरण का स्रोत होते हैं। बेंथिक शैवाल समुद्र में रहने वाले जीवों के विविध समूह के लिए एक शब्द है। बेंथिक शैवाल आमतौर पर मुख्य 3 समूह में विभाजित होता है, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। तो इसका उपयोग भेड़ के भोजन, उर्वरक, चूल्हे को जलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक परजीवी हरी शैवाल है सेफालेउरोस, साइनेला, नोस्टॉक, ओडोगोनियम। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेफालेउरोस। क्वेश्चन नंबर 14 है, जई के तने का काला कीट रोग उत्पन्न किया जाता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टेट्रिकाई द्वारा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस एवेनी द्वारा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस सिकेल द्वारा, पक्सिनिया रिकांडिटा टेट्रिसाई द्वारा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस एवेनी द्वारा। ठीक है। तो जई का जो पत्ता लाल भूरे रंग के साथ स्टेम जंग में
से संक्रमित हो जाता है और मौसम के अंत में दाने जो होते हैं वो काले रंग के हो जाते हैं। जई के तने का काला जो किट है या काला जो रोग है वो पक्सिनिया ग्रामिनिस एविनी के कारण होता है। 15 क्वेश्चन है, कैपिटेलियम निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिक्सोमाइसिटीज। और कैपिटेलियम मिक्सोमाइसिटीज के फलकायों में पाया जाता है। कैपिटेलियम बीजाणुओं के बीच एक फलकाय के साथ जो है एक बांझ फाइबर का एक द्रव्यमान है और यह मिक्सोमाइसिटीज में पाया जाता है। मिक्सोमाइसिटीज जिसे प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड या माइसेटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, जो कोशिका भित्ति के बिना ही बहुकेंद्रकी कवक जैसे जीव हैं और जो एक या एक से अधिक बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एस्कोमाइकोटिना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं पफ बॉल, जल फफूंदी, सैप फफूंदी, पिन फफूंदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सैक फफूंदी। एस्कोमाइकोटिना जो संघ है कवक का एक डिवीजन या फाइलम है जो उपसंघ डाइकैरिया या बेसिडोमाइट्रोकोटा के साथ मिलकर बनाता है और इसके सदस्यों को जो है सामान्यतः हम सैक कवक या एस्कोमाइसिटीज के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्राइटिकम के निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन से बीजाणु के अंकुरण के लिए किसी जीव परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? बेसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर, एसिडियोस्पोर। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियो जो स्पोर जो होते हैं एक कोश की पतली दीवार वाले तथा बहुत छोटे ही जीव हैं और ये प्रस्फुटन तंत्र द्वारा बेसिडियम के निर्वहन के बाद वायु प्रवाह द्वारा प्रसारित होते हैं। बेसिडियो स्पोर कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं और ये केवल वैकल्पिक पोषण बरबेरी की पत्तियों को संक्रमित करते हैं, अन्यथा नहीं तो ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवक समल रागी है? एल्बुगो, सेप्रोलिग्निया, एगैरिकस, एस्टिलेगो। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एगैरिकस। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरियंसिस एक मृदा जीवाणु है, सही है ये। और टीआई तथा आरआई प्लाज्मिड जिसका उपयोग उच्च पादपों को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरियंसिस के से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। टीआई प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में, सिम्बिडियम में, डेंड्रोबियम में और सीजियम में। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लाज्मिड जो होते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है और एग्रोबैक्टीरियम को जब 28 डिग्री से ऊपर तापमान में रखा जाता है तो टीआई प्लाज्मिड समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, हरे प्रकाश में उगने के लिए साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? लाल, हरा, बैंगनी, सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, कायांतरण के दौरान जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित किए जाते हैं, उसमें प्लाज्मिड की ज़रूरत है। यह ग्राही कोशिकाओं के फेस संक्रमण पर निर्भर करता है। दाता के निकाले गए सहज डीएनए से वहन किया जा सकता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसमें प्लाज्मिड की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉर्क पेश के आकार में जीवाणु होते हैं। बेसिलियाई, समृद्ध जीवाणु, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिटीज। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पाइरोकीट्स। ठीक है, तो सर्पिल या कुंडलिनी जीवाणु जो हैं ये मुड़े हुए होते हैं अथवा एक या अनेक घुमाव होते हैं वाले कॉर्क पेश के समान ऐठे हुए होते हैं ये, और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पाइरलम, स्पाइरोकीट्स और कैम्पिलोबैक्टर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। स्टैनले बी प्रूसिनर ने 1882 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इनमें से केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्हें कहा गया, तो इन्हें हमने कहा प्रियॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। और इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? स्टैनले बी प्रूसिनर ने 1882 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के ये कारक थे। और इन प्रोटीन का जो कैप्सिड, इनमें केवल कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था, इसलिए इन्हें प्रियॉन कहा गया। प्रियॉन जो होते हैं वायरस से भी छोटे होते हैं और जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो एक क्लस्टर बनाते हैं। प्रियॉन रोग जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिक विकारों का एक समूह है जो मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क में असामान्य रूप से जमे हुए प्रोटीन के कारण होते हैं। और भेड़ में स्क्रैपी रोग जो था न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है। प्रूसिनर ने इनको प्रियॉन कहा। ठीक है, इसके लिए 1997 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 है। जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है? प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, लाइटिक फेज। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोफेज। निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? तो 26 का देखते हैं। TMB, SB40, गामा फेज और HIV। तो SB40 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद जो एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित कराता है? प्लाज्मिक, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु DNA और जीवाणु RNA। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। एक जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज में DNA और प्रोटीन के खोल होते हैं और संक्रमण के दौरान केवल DNA बैक्टीरिया के होस्ट शरीर में इंजेक्ट करता है और प्रोटीन खोल बैक्टीरिया को होस्ट के बाहर प्रोटीन का जो खोल होता है वो बैक्टीरिया के होस्ट सेल के बाहर रहता है। और बैक्टीरियोफेज बाध्यकारी परजीवी है और ऐसे सभी आवासों में ये पाए जाते हैं जहाँ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 27 तक विस्तार से समझ लिए। उम्मीद है ये सेशन आपके पशुधन प्रसार अधिकारी, लेक्चरर, PGT, TGT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नीचे कमेंट करके बताइए कि इन प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगले वीडियो में हम बाकी प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। धन्यवाद। जय हिंद।